Good morning, everyone. Good morning, Kamini. Good morning, Reshma. चलो ठीक है। तो मैं देखो आपको पहले इस लेक्चर में बताने वाला हूँ कि जो यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है ना, तो उसमें क्या है कि काफी सारे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। जो कि हो सकता है कि आपको 11 12 का सिलेबस पढ़ते हुए ना मिले। तो उनको प्रैक्टिस कैसे करना है वो हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। और बाकी आज इवनिंग वाली क्लास से मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि जेनेटिक्स समझ नहीं आ रहा है। तो जेनेटिक्स पढ़ेंगे हम फिर शाम से, ठीक है ना, जो बायो वाला टॉपिक है आपका। तो देखो, आपके यूपी वाले एग्जाम में जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एक तो इंग्लिश हो गया, ठीक है। एक आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। इंग्लिश हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, और जीके तो हट ही चुका है अब। और उसके अलावा क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। अब देखो, इंग्लिश के लिए मैंने आपको सारे लेक्चर्स करवा दिए, ठीक है। तो जिसने अभी भी नहीं देखे, रिकॉर्डिंग आपको वही सरकारी हट वाले चैनल पर मिल जाएगी। तो उस पर मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, इंग्लिश फॉर बीएससी नर्सिंग करके। वो सारे के सारे लेक्चर आप देख लो, जिसने नहीं देखे। तो इंग्लिश आप वैसे करके कंप्लीट कर लो अपनी। नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी दो प्लेलिस्ट सरकारी हट वाले चैनल पर पड़ी हुई है। एक में मैंने आपको कुछ 7 लेक्चर्स करवा रखे हैं, बाकी में कुछ क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो ये कर लो, और इसके अलावा आपके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बायो से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये है, ये वाला बायो हो गया। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो कुछ बायो के क्वेश्चंस आएंगे, इन दोनों के लिए कंबाइन आपका 11th और 12th का बायो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो 11th और 12th की बायो जितनी ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो उसको उतना ज्यादा कर लो, क्योंकि बायो के कुछ क्वेश्चंस आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी मिल जाएंगे। और बायो में भी आपको 11 12 रिलेटेड क्वेश्चन बायो के मिलेंगे मिलेंगे। और मान लो अगर 9th या 10th लेवल के भी जो साइंस में बायो के जो क्वेश्चन है वो अगर आते हैं, तो अगर आपने 11th और 12th की बायो अच्छे से कर लिए तो वो तो अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि 9th और 10th का जो बायो का सिलेबस है वो सारा का सारा आपका 11 12 में अच्छे से दे रखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 11th और 12th की बायो पढ़ लेते हो और 9th या 10th से अगर कोई बायो का क्वेश्चन आ गया तो वो आप ना कर पाओ। क्योंकि बायो के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो सेल हो गया, चाहे वो टिश्यू हो गया, या फिर आपका एनिमल किंगडम वाला, शायद डाइवर्सिटी वाला तो अब हट चुका है मेरे हिसाब से 9 10th से, ठीक है ना। मतलब लेकिन फिर भी वो 11 12 में है। और उसके अलावा जो है, बाकी और भी जो चैप्टर्स हैं आपके बायो के ना, जैसे जेनेटिक्स है, हेरिडिटी वाला एक चैप्टर दे रखा है 10th में, ठीक है, हेरिडिटी वाला चैप्टर हो गया। और और कौन सा चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये सब आपके ह्यूमन फिजियो में जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट दे रखा है। तो बायो का तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। अगर 9 10 से कोई क्वेश्चन आता भी है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 9 10 से पूछा गया या 11 12 से पूछा गया है, क्योंकि 9th और 10th की बायो कंप्लीट आपकी 11th और बायो से, मतलब 11th और 12th की बायो से अच्छे से पूरी हो जाती है, ठीक है। अब बचता है यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री आप 11 12 का तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 9th और 10th लेवल की साइंस से पूछे जाएंगे। क्योंकि पिछले 2 3 साल में ऐसा हुआ है कि जब भी एबीवीएमयू ने अपना पेपर करवाया है, तो उन्होंने जो बेसिक साइंस के क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे हैं। तो ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। अब प्रैक्टिस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो आप मेरे को ग्रुप में भेज दोगे, हम उसको जब भी नेक्स्ट क्लास कर रहे होंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, और वैसे आएगा नहीं क्योंकि आप सभी लोग ड्रॉपर हो, 11 12 का सिलेबस भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है। तो 9th और 10th का अगर कोई क्वेश्चन होता भी तो उसमें आपको कोई इतनी दिक्कत होगी नहीं। बट फिर भी अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे को ग्रुप में भेज दोगे, मैं उसको जब भी हम नेक्स्ट क्लास कर रहे होंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 9th और 10th ये जो है, इससे आपको अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है, ठीक है। इससे जो है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है। मैं आपको इसका पूरा सिलेबस बता देता हूँ कि 9th और 10th में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। तो उसे एक बार समझ लो अच्छे से, और फिर क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा।
गुड मॉर्निंग नंदिता, इतना लेट क्यों आ रहे हो भाई? 1 मिनट रुको, हाँ ये पीडीएफ खोल रही है। हाँ तो अब देखो, ठीक है, पहले मैं आपको क्लास 9 के चैप्टर बता रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना जब मैं पूरा लिख दूंगा। तो क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री का ही चैप्टर है ये, और इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 जो है वो है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर चैप्टर नंबर 4, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये जो भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ ये आपको 2024-25 का जो पैटर्न है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए सारे, और इसके बाद बायो तो आपको करना नहीं है ना। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं चैप्टर नंबर 8 जो है यहाँ पे, ये है फिजिक्स का चैप्टर, इसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो देखो 11th 12th की फिजिक्स भी अगर आपने ढंग से कर रखी तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि 11th में भी आपका लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स वाला चैप्टर है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 इसमें ग्रेविटेशन है, 11th में भी आपको पता है चैप्टर नंबर 6 या 5 आई थिंक ग्रेविटेशन है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है यहाँ पर वर्क एंड एनर्जी। तो ये भी आपका है वर्क एनर्जी वाला चैप्टर 11th में, है ना। और उसके बाद यहाँ पर एक चैप्टर नंबर 11 जो कि है साउंड। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 कौन सा है? साउंड है। तो ये आपके कौन से चैप्टर है? ये 9th के चैप्टर हो गए। ठीक है, अब 10th के चैप्टर्स में बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब मैं आपको क्लास 10th के बता दे रहा हूँ, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपको करने हैं। तो ये है क्लास 10th। तो क्लास 10th में पहला जो चैप्टर है वो है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये इसका चैप्टर का नाम है। चैप्टर 2 जो है इसमें वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 जो है वो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 जो है यहाँ पे वो है कार्बन वाला, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है तो इसमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये चैप्टर नंबर 4 हो गया। उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। और हेरिडिटी, ये आपके बायो के हैं, और ये 11th 12th की बायो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 तक हो गए। उसके बाद इसमें जो है चैप्टर नंबर 9 है, जो कि है लाइट वाला। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अगर आपने ऑप्टिक्स सही से थोड़ा पढ़ रखा है तो ये भी आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे 9 10th के चैप्टर्स का रिलेशन आपका 11th 12th में है।
चैप्टर नंबर 9 लाइट वाला हो गया। चैप्टर नंबर 10 है द ह्यूमन आई। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ढंग से पढ़ लेना ह्यूमन आई वाला, क्योंकि शायद आपका इसमें तो अच्छे से इतना टॉपिक है नहीं 11th 12th में कहीं, मतलब एक जगह पर है ह्यूमन आई थिंक रे ऑप्टिक्स के साथ में दे रखा है। ठीक है, बट फिर भी इससे पढ़ लेना। और इसके बाद चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी से बेसिक बेसिक क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला कर लेना। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 12 जो कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये भी आपका जैसे कि 12th में आपका मैग्नेटिज्म वाला मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर दे रखा है वैसे ही है। ठीक है, तो अब देख लो ये आपके सारे चैप्टर्स हो गए जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। क्लास 9th में आपके कितने हो गए, 4 5 6 7 8, 8 चैप्टर ये। और क्लास 10th में 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 मतलब 8 आपके 9th में चैप्टर है टोटल, और 8 आपके क्लास 10th में चैप्टर है, टोटल 16 चैप्टर्स। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो भी चैप्टर है यहाँ पर लिखा हुआ एक एक करके चैप्टर की आप एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर कर लोगे। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि अगर कहीं पर भी बीच में से कोई भी लाइन से क्वेश्चन आता है एक तो वो नहीं छूटेगा। तो पहला काम तो यही करना है, एक मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मान लो यहाँ से आप स्टार्ट करते हो क्लास 9 से मैटर इन आर सराउंडिंग, तो गूगल में आप सर्च करोगे मैटर इन आर सराउंडिंग और इसके आगे लिख दोगे एनसीईआरटी पीडीएफ। ठीक है, एनसीईआरटी पीडीएफ लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली पहले या दूसरे नंबर पे जो है जब आपके सर्च रिजल्ट्स आएंगे उसमें लिंक आ जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने का, उसको कर लोगे। तो अगर आपको हिंदी में पीडीएफ चाहिए तो एनसीईआरटी पीडीएफ आगे हिंदी लिख देना या इन हिंदी लिख देना, तो हिंदी वाली पीडीएफ भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका ये है, और आप हर एक चैप्टर की पीडीएफ इस तरीके से डाउनलोड करते रहोगे। ज्यादा कोई बड़ी पीडीएफ नहीं है, कोई 8 पेज की है, कोई 10 पेज की है, कोई 12 पेज की है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप अपना अगर टारगेट लेके चलो तो आप एक दिन में 5 चैप्टर अगर कर लेते हो तो तीन तीन दिन में आप ये पूरा सिलेबस कर लोगे रीडिंग वाला। तो 5 5 चैप्टर आप एक दिन में आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 10 या 12 पेज की एनसीईआरटी डाउनलोड करोगे तो उसको रीड करने में आपको आधे घंटे से 1 घंटे का समय या आधे घंटे से 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो पहला काम तो यही करना है, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, बस एक बार आपको रिवीजन करना है, क्योंकि 11th 12th में ये सारी चीजें कवर हो जाती है, बस उसी का बेसिक है, तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा इसमें टफ कि ये हमने क्या पढ़ लिया। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो आपको बस रीडिंग कर लेनी है। रीडिंग करते टाइम एक चीज याद ये ध्यान रखना कि पेन और कॉपी लेकर बैठना, और बीच में आपको लगता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है या कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है तो उसको बस नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, उसको जो है नोट डाउन जरूर कर लेना। जैसे मान लो मैटर इन आर सराउंडिंग्स आया, अब इस चैप्टर में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। कहीं पर लिखा होगा कि 3 स्टेट्स होती हैं, कहीं पर लिखा होगा कि चौथी स्टेट भी होती है, 5वीं स्टेट भी होती है, प्लाज्मा होती है या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन साथ में करते हुए चलोगे रीडिंग करते टाइम। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा है जिसको रीडिंग करने में आलस आता है तो आप YouTube पर कोई भी रिवीजन वाली इसकी कोई वीडियो हर चैप्टर की आपको मिल जाए जिससे आपको पसंद आ रही हो पढ़ने में। ठीक है, मतलब जैसे कि 10 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर कोई एक एक चैप्टर का रिवीजन करवा रहा हो तो आप उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। रीडिंग करोगे तो ये फायदा रहेगा कि कोई भी लाइन से अगर क्वेश्चन आता है तो वो मिस नहीं होगा। हो सकता है कि जो अगर आप लेक्चर देखो तो उससे सारे पॉइंट्स कवर ना हो पाए, तो रीडिंग करना बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो हर एक चैप्टर की आप क्या करोगे, इन 16 चैप्टर्स की एक एक करके रीडिंग कर लोगे। ठीक है, अब रीडिंग करने के बाद देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, जब आप सारे चैप्टर की रीडिंग कर लोगे या तो सारे चैप्टर की रीडिंग कर लो या फिर एक चैप्टर की रीडिंग करो और उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर अगले चैप्टर पे जाओ। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है कि सारे चैप्टर या तो 9th के पहले एक बार पढ़ लो, फिर 9th के क्वेश्चंस को एक बार लगा लो सारे, और उसके बाद 10th के चैप्टर्स को पढ़ लो, फिर 10th के क्वेश्चंस लगा लो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि 9th का एक चैप्टर आपने पढ़ा फिर उसके क्वेश्चंस कर लिए, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ा फिर दूसरे उसके क्वेश्चन कर लिए। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो एक चैप्टर करो फिर क्वेश्चन कर लो, वो भी अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें चैप्टर आपका साथ साथ 2 बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो सोर्स है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, जो बिल्कुल सही सोर्स है। ठीक है ना, तो ये देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये गूगल सबको दिख रहा है, बताओ गूगल दिख रहा है नहीं। सभी को? यस सर। दिख रहा है ना? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यस जैसे सर। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग,
ठीक है, ये चैप्टर का नाम डालोगे और उसके बाद देख दोगे यहाँ पर एमसीक्यू, और यहाँ पर एक वेबसाइट मेरे को काफी सही लगी जो कि स्टडीज टुडे करके है। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एमसीक्यू स्टडीज टुडे आगे लिख दोगे उसके आगे, तो स्टडीज टुडे वाला जो है ये जो लिंक है ये आपके सामने सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो लिंक है आपके सामने सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। तो ये ऊपर देख रहे हो पहले नंबर पे लिख कर आ रहा है सीबीएसई क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग एमसीक्यू। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दोगे। ऐसे ही हर चैप्टर में आपको करना है। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ो उसके क्वेश्चन इसी तरीके से प्रैक्टिस करो। अब उसके बाद जो है ये देख सकते हो, ये आपको सारे जो है यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि व्हेन वाटर एट 0 डिग्री फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री, देन इट अब्सॉर्ब सम हीट, रिलीजेस सम हीट, नीदर अब्सॉर्ब नॉन रिलीजेस हीट, या अब्सॉर्ब एग्जैक्टली 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी ऑफ हीट। ठीक है, तो जब पानी जो है 0 डिग्री पर फ्रीज होता है आइस बनने के लिए, टेम्परेचर जब आपका कांस्टेंट रहता है तो वो क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। क्योंकि जब हीट को रिलीज कर पाएगा तभी क्या होगा वहां पर आपका आइस जो है या फॉर्म जो वो चेंज हो पाएंगे। तो हीट के एक्सट्रैक्शन से ही आप कहां पर जाते हो, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में जाते हो, और जब आप हीट को ऐड कर रहे होते हो तो सॉलिड से लिक्विड में जाते हो। तो चैप्टर की रीडिंग कर लोगे एक बार, आपको चैप्टर में पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लो ये है, द इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बेस्ट बी कैरिड आउट इन। तो इवापोरेशन जो है वो इनमें से सबसे अच्छा किस में होगा, फ्लास्क में होगा, चाइना डिश में होगा, टेस्ट ट्यूब में होगा, बीकर में होगा। तो आंसर है इसका चाइना डिश। तो मुझे कोई रीजन बता सकता है कि चाइना डिश में सबसे अच्छा इवापोरेशन क्यों होगा, बताओ। चाइना डिश में ऐसी क्या खास बात है? भाई देखो, फ्लास्क जो होता है, फ्लास्क आपका कुछ इस तरीका का होगा। ठीक है ना, चाइना डिश का मतलब ये इस तरीके की एक प्लेट जैसी होगी ऐसे करके। ठीक है, और फिर टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब आपको पता है इस तरीके का होता है। फिर लास्ट में क्या था, बीकर था, तो बीकर आपका इस तरीके का होगा। तो इनमें से आपको खास बात क्या दिख रही है सेकंड वाले में? उसका एरिया ज्यादा है। उसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा है। और इवापोरेशन जो है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप क्या करो कि अगर मतलब कोई भी चीज में से आपको पानी निकालना है, तो जैसे मान लो आप मतलब दो चीजें ले लो, एक बाउल ले लो और एक थाली ले लो, और दोनों में पानी भर के जो धूप में रख दो। तो शाम को जब देखोगे जो आपने सेम अमाउंट ऑफ पानी रखा होगा उसमें से इवापोरेशन उसमें ज्यादा हुआ होगा जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा था, यानी कि थाली में। ठीक है, तो जब आप लास्ट में देखोगे कि क्वांटिटी जो ज्यादा बची होगी पानी में वो आपकी बाउल में ज्यादा बची होगी, क्योंकि थाली से ज्यादा इवापोरेशन हो चुका होगा। तो ये इसका रीजन है। तो ये तभी पता चल पाएगा जब एनसीईआरटी को रीड कर लोगे आप एक बार। ठीक है ना, तो अब ये है जैसे जिगजैग मोशन जो होता है सोल्यूट पार्टिकल का सोल्यूशन में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये देखो, इतने सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये कर लेते हो तो इसके अलावा फिर आपको बेसिक करने के बाद फिर और कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, सॉलिड का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई रिजिडिटी, रेगुलर शेप या हाई डेंसिटी। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर ये, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, और लिक्विड को कर सकते हो क्या, बताओ। सर। हैं, लिक्विड को भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, गैसेस को कर सकते हो। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जैसे ये बोला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का कौन सा होता है, 0 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 273 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 0 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 101 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑप्शन डी जो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री के आसपास होता है, इन्होंने 101 लिखा है तो वही आंसर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 101 डिग्री सेल्सियस जो वो क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, 0 केल्विन का मतलब तो क्या हो गया, 0 केल्विन सेल्सियस में कितना होता है, कोई बताएगा? -273। हाँ, -273 होता है। ठीक है, -273 होता है। तो वो हो गया टेम्परेचर। 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस से 101 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं वन बाय वन चैप्टर को कंप्लीट करके।
ठीक है। और इसके बाद भी लगता है कि मेरे पास टाइम बच रहा है, मेरे को और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि एक तो आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और क्या करोगे, जैसे आपने वही चैप्टर का सेम नाम डालना है यहाँ पर, मैटर इन आर सराउंडिंग्स, ठीक है, और इसके आगे लिख दोगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लिख दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इससे रिलेटेड जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो ये बायजूस की वेबसाइट है, इस पर जाके आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। देखो इसकी पीडीएफ भी चाहो तो डाउनलोड कर लो, लेकिन वो लॉग इन करना पड़ेगा, उसके लिए पीडीएफ छोड़ो, यहाँ पर नीचे दे रखा है, जैसे ये दे रखा है एक्सरसाइज 1.1 1.2 पेज 3, तो ये पेज 3 पे जो एक्सरसाइज है उसकी दे रखी है। तो इसमें से बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से मैटर कौन कौन सा है। तो आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बच जाता है, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। तो इससे, तो अगर आप इतनी चीजें कर लेते हो तो मतलब 9-10 बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपको कुछ और नहीं करना, जो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आप सारे के सारे करके आओगे, ठीक है। और एक और चीज बता दूं मैं, कि अगर आपको हिंदी में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ये, तो जब आप अपने फोन में खोल रहे होगे तो हिंदी मतलब वहां पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है, गूगल क्रोम में लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इनको भी आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो, और ये वाली जो मैंने वेबसाइट बताई थी स्टडीज टुडे वाली, इस वेबसाइट को खोलकर भी आपके हिंदी में जो क्वेश्चंस है वो ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो नीचे देखना या ऊपर जो 3 डॉट्स आते हैं उस पर क्लिक करके देखना, वहां ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है, उस ट्रांसलेट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर हिंदी का ऑप्शन आएगा, उस हिंदी पर क्लिक कर देना, पूरा पेज जो है वो आपका हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो हिंदी में भी दिखने लग जाएंगे, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग। नो सर। तो ये जो है अब आप कर लो, ठीक है। और यूपीपीएससी नर्सिंग का पेपर कब है? 14 को। 14 को है, यस। ठीक है। 14 जून को है ना, तो ठीक है, काफी टाइम है। इन क्वेश्चंस को देखो अच्छे से कर लो, मैंने बता दिया है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करने। एनसीईआरटी पढ़नी है आपको सबसे पहले हर चैप्टर की, और एक क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ो, ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और उसके बाद ज्यादा लगता है कि आपके पास और टाइम है आपके पास, तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को भी कर सकते हो, लेकिन ये वाले सारे क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, ठीक है। सर हम्म। एम्स के लिए बताइए, मतलब अब कम टाइम रह गया है, कैसे मतलब सिर्फ एम्स के लिए, तो एम्स के लिए तो कर ही रहे हो इतने दिन से, यूपी के लिए कब करा? सर डर लग रहा है एम्स के लिए। देखो डर लग रहा है तो एम्स के लिए पहली चीज तो एक ये ध्यान रखना कि नीट के जो पिछले 5 साल के पेपर हैं उनको जरूर करके जाना, ठीक है। नीट के 5 इयर्स के जो पीवाईक्यू हैं, अगर आपको इसकी यूट्यूब पर कोई सोल्यूशन वीडियो मिल जाती है तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज खुद बैठ के प्रैक्टिस करो। एक एक क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस करना है कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कौन सा न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है। 5 साल के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, अब तो 200 क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल से आई थिंक 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 200 200 400 वो क्वेश्चन हो गए, उसके अलावा 180 क्वेश्चन जो पिछले 3 साल में आए, तो 180 मतलब 18 54 540 वो हो गए, और 200 200 400 ये क्वेश्चन हो गए, तो टोटल 900 क्वेश्चन 940 क्वेश्चन जो है ये आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, ठीक है। नीट के 5 साल के पीवाईक्यू जरूर कर लेना ध्यान से, ठीक है। और सर जी में ठीक है, मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है, मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, अब मैं आजकल में जो मैं आपके 3-4 लेक्चर्स कंटिन्यूस डाल दूंगा, तो उन्हें देख लेना बस। बाकी रीजनिंग वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग वो आप खुद कर पाओगे, उसमें अलग से आपको कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग के बहुत ही डल क्वेश्चंस आते हैं ये समझो, ठीक है। तो नीट के 5 साल के पीवाई की जरूर कर लो, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, कई बार वो वैल्यू चेंज करके रिपीट कर देते हैं क्वेश्चंस को, तो नीट के 5 साल के क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना अगर ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो एम्स के लिए, ठीक है। और बायो जो है वो ढंग से कर लो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री में मैंने बताया एनसीईआरटी के एग्जांपल जरूर सॉल्व कर लो अगर क्वेश्चन नहीं भी प्रैक्टिस करे हैं तो, ठीक है। और फिजिक्स में भी मैंने आपको टॉपिक वाइज तो सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, और बाकी फिर से एक काम और कर सकते हो कि फिजिक्स की जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हैं उन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को भी आप देख सकते हो,
अगर आपके पास टाइम है, और खासकर पहले 12th के देखना, फिजिक्स के खासकर पहले 12th के देखना। 12th में जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स दे रखे टॉपिक वाइज, उनको जरूर सॉल्व करना। सर बस मैंने 12th की फिजिक्स रिवाइज कर ली है बस। हाँ ठीक है, 11th। ठीक है, तो इतना कर लो। और ये यूपी के लिए मैंने बता दिया कैसे करना है, तो इसी को फॉलो करो, आराम से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर अभी क्लास को यहीं एंड करते हैं, शाम को मिलेंगे, ठीक है।